हेलो। देखिए, आपका उत्तराखंड पुलिस एक्ट पढ़ाया जा रहा था और इसमें लिखवा रहा था, सेक्शन 2 लिखवाया जा रहा था, डिफिनीशन या परिभाषा। आपका सेक्शन 2 लिखवा दिया जाए तब लेक्चर शुरू किया जाएगा। आपका बता दिए भाई, एकाएक आपका चैप्टर का लेक्चर चलेगा तब लिखवाया जाएगा। मैंने एक चैप्टर समाप्त हो जाए तब उसको लिखवाया जाए। आपका 8 10 10 10 धारा या 12 12 धारा। तो आइए सेक्शन आपका 2 में देखिए कहाँ तक लिखवाया गया था। 2 आई। 2 आई में आंतरिक सुरक्षा। लिखिए, इसमें लिखवा दिया गया था ना। 2 जे लिखिए भाई। ये जे 2 जे युद्धमान गतिविधियां। मिलिटेंट एक्टिविटीज, यानी कि आपका युद्धमान गतिविधियों को हम लिख सकते हैं। आप लिख करके दूसरी भाषा में लिख लीजिएगा, आतंकवादी गतिविधियां। ये 2 जे में है। लिखिए, इसको एक एक लाइन लिखना है। लिखिए, राजनैतिक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए। राजनैतिक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए विस्फोटक। विस्फोटक कामा दीजिए, ज्वलनशील पदार्थ। ज्वलनशील पदार्थ कामा दीजिए, आग्नेयास्त्र। आग्नेयास्त्र या अन्य घातक अस्त्रों। या अन्य घातक अस्त्रों या खतरनाक पदार्थों के उपयोग द्वारा। या खतरनाक पदार्थों के उपयोग द्वारा किसी समूह की हिंसक गतिविधियां। किसी समूह की हिंसक गतिविधियां। अगला लिखिए परिभाषा 2 के, या हिंदी में लिखना है तो 2 ट। 2 के ये क्वेश्चन आ सकता है यहां से। नैतिक अधमता। नैतिक अधमता, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे अपराध जिसमें कि नैतिकता का भी वायलेशन माना जाता हो। लिखिए, नैतिक अधमता। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, नैतिक अधमता के, नैतिक अधमता से संबंधित वे अपराध होंगे जो छल कपट, यानी कि चीटिंग फ्रॉड, जो छल कपट, कामा दीजिए जालसाजी, यानी कि नकली चीजें बनाना, जालसाजी करना, चाहे दस्तावेज में कर दीजिए और चाहे आपका नोट ही नकली बना दीजिए। जालसाजी। आपका स्वापक। स्वापक यानी कि ड्रग्स। स्वापक माने आपका, जैसे कि आपका अफीम हो गया इत्यादि। स्वापक नशा, कामा देकर लिखिए नशा, कामा दीजिए किसी महिला की शालीनता।
किसी महिला की शालीनता, शालीनता न आए तो कोष्ठ में लिख लीजिए लज्जा। भाई शालीनता न आए तो कोष्ठ में लिख लेना है लज्जा। किसी महिला की शालीनता को ठेस पहुंचाना, किसी महिला की शालीनता को ठेस पहुंचाना तथा आईपीसी के अध्याय 6 के तहत, तथा आईपीसी के अध्याय सेक्शन 121 से 130 तक, यानी कि 121 से लेकर 130 तक आने वाले अपराध नैतिक अधमता के अपराध माने जाएंगे। नैतिक अधमता के अपराध माने जाएंगे, यानी कि जिसमें कि मोरालिटी का भी वायलेशन हो। अब डिटेल में अगर आप लोग चाहते हैं तो इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हैं, जो व्याख्या कर सकते हैं और पैराग्राफ चेंज। देखिए आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है भाई, इस पर बन सकता है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि नैतिक अधमता के अपराध की परिभाषा किस सेक्शन में है, तो सेक्शन 2 के किस क्लास में मारेंगे के। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है मॉडल प्री में कि निम्नलिखित में से कौन नैतिक अधमता का अपराध नहीं है, और नहीं वाला सबसे खतरनाक होता है। देखिए दे देगा नशे का, ड्रग्स का अपराध, ड्रग्स से संबंधित। दूसरा दे देगा छल कपट से। तीसरा दे देगा राज्य के विरुद्ध। और चौथा दे देगा डकैती करना। तो बताइए कौन सा अपराध इसमें नैतिकता के विरुद्ध नहीं माना गया है, भले वह अपराध हैं, तो कौन सा नहीं माना गया, डकैती। क्योंकि डकैती इस ऑप्शन में नहीं है, मैंने जो हमने परिभाषा लिखवाया उसमें डकैती का उल्लेख नहीं है। तो आपका जो ये शब्द आए हैं, एक और तरीका है आपका पढ़ने का कि इन शब्दों की थोड़ा थोड़ा अलग अलग एक एक लाइन व्याख्या कर लिया जाए। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा भाई, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। छल कपट यानी कि चीटिंग और फ्रॉड। छल कपट के बारे में प्रावधान आईपीसी की धारा 415 से लेकर 420 तक में दिया गया है। छल कपट के बारे में प्रावधान 415 से लेकर 420, यानी कि 415 से लेकर 420 मुख्य रूप से। इसके बाद दूसरा आया जालसाजी। तो जालसाजी कई जगह तरीके से होती है। एक तो आपका माने साक्ष्य में ही जालसाजी, मिथ्या साक्ष्य रच दीजिए। दस्तावेज में जालसाजी, यानी कि कोई सुसाइड नोट लिखा है तो उसी में जालसाजी कर दीजिए, अपना कुछ बढ़ा दीजिए घटा दीजिए। वसीयत नकली बना दीजिए, वह आपका फर्जी कोई और कागज बना दीजिए। तो इसके लिए फिर नोट की जालसाजी भी है। अब इसमें आपका 2-3 धाराएं लिखवा रहा हूँ, लिखिए 467, 468 जालसाजी में लिखिएगा 467, 468 इत्यादि धाराएं, इत्यादि डाल दीजिए भाई, पूरा लिखवाना संभव नहीं है। आपका जो पूछा अगला जो यहाँ आपको व्याख्या करना है, किसी महिला की लज्जा भंग करना, तो ये आपका आईपीसी में पूछा भी जाता है कि किसी महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से अगर उस पर एसाल्ट या हमला किया जाए या क्रिमिनल फोर्स यानी कि आपराधिक बल का प्रयोग किया जाए, तो ये आईपीसी की धारा 354 में
यानी कि 354 में दंडनीय है। लिखिए भाई इसको, लिखिए किसी महिला की लज्जा भंग करने के आशय से, किसी महिला की लज्जा भंग करने के आशय से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना, हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना आईपीसी की धारा 354 में दंडनीय है। और राज्य के विरुद्ध अपराध आपका लिखवा ही दिया गया, उसको अलग से लिखवाना नहीं है। बेयर एक्ट में हमने सेक्शन भी ऐड करवा दिया है। अगला, अगली परिभाषा लिखिए भाई, 2L ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। 2L हिंदी में से टू ठ कहेंगे, हिंदी में टू ठ और इंग्लिश में 2L संगठित अपराध। हेडिंग डालिए संगठित अपराध। संगठित मतलब कि एक कई व्यक्ति जब एकत्रित होकर अपराध करते हैं, बताया भी गया था। लिखिए इसमें, ऐसा अपराध जो हिंसा, ऐसा अपराध जो हिंसा या हिंसा की धमकी द्वारा अवैध लाभ प्राप्त करने के, अवैध मतलब कि गलत तरीके से या रांगफुल, अवैध लाभ प्राप्त करने के सामान्य आशय के, यानी कि कॉमन इंटेंशन के, सामान्य आशय के अनुसरण में, अनुसरण का मतलब कि उसको फॉलो करने में, उसको आगे बढ़ाने में, अनुसरण में किसी समूह या व्यक्तियों के गिरोह द्वारा किया गया हो। एक व्यक्ति नहीं करेगा, कौन करेगा? व्यक्तियों का समूह या गिरोह, व्यक्तियों के समूह या गिरोह द्वारा किया गया हो। इसमें आपका अगर तोड़कर क्वेश्चन बनता है तो ये बन सकता है कि संगठित अपराध किसे कहा जाएगा, तो जब कोई व्यक्तियों का समूह या व्यक्तियों का गिरोह क्या करता है, आपका संगठित होकर अपराध करता है और हिंसा या हिंसा की धमकी देता है। और किस लिए? ताकि गलत तरीके से क्या प्राप्त कर लिया जाए, लाभ प्राप्त कर लिया जाए। और उस सामान्य आशय के अग्रसरण में, यानी कि गिरोह के जितने लोग आपका शामिल हैं वो पहले से माइंड मेकअप किए हैं और माइंड मेकअप करके ये सब कार्य कर रहे हैं, मैंने पूर्व निर्धारित योजना से। तो हम कहेंगे कि व्यक्तियों ने क्या किया है, संगठित अपराध। जैसे बाबा ने आपका मान लीजिए कि आत्महत्या किया, तो अगर 7-8 लोग मिल जाते और मिलकर पूर्व निर्धारित योजना बनाते और बाबा को धमकी देते, धमकी दे ही रहे थे, धमकी देते और बाबा से अवैध रूप से धन ऐंठते और आपका सभी पहले से योजना बना कर ये करते, तो हम इसे क्या कह सकते हैं? एक व्यक्ति नहीं, कई व्यक्ति हों, संगठित अपराध कह सकते हैं। और आपने देखा भी कि भाई धमकी दी गई और धमकी देकर पैसा मांगा गया और नहीं देंगे तो हम ये वीडियो क्या कर देंगे, वायरल। अभी वीडियो मिला नहीं, बाबा ने जिस वीडियो का जिक्र किया है अभी वीडियो मैंने सूचना तो नहीं आई कि मिल गया, तो अभी वीडियो मिल जाएगा तो मीडिया वाले दिखाएंगे कि कौन वीडियो था और चेहरा ढक के दिखाएंगे ताकि पहचान प्रकट न की जाए। तब वीडियो है कि नहीं है, क्या है, फर्जी बनाया गया
क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं चेहरा किसी और का, हाथ किसी और का, नाक किसी और का, आंख किसी और का मिक्सअप करके क्या किया जा रहा है। और एक दिन मैं आपको बताया भी था, जब भी कोई अननोन फोन आए तो भाई सतर्क भी रहना है। जब भी आपको कोई वीडियो कॉलिंग आती है तो ये नहीं कि हर एक फोन उठा लीजिए। आपका इस समय साइबर क्राइम वाले दूसरा रूप अपनाए हैं। वीडियो कॉलिंग आ रही है, आपका बात कर रही है लड़की, तत्पश्चात 2 मिनट बाद आपका अश्लील वीडियो आपके व्हाट्सएप पर भेजा जा रहा है और धमकी दी जा रही है कि दे दो पैसा, नहीं तो हम क्या करेंगे, वायरल। और कोचिंग के भी एक दो लोग फंस गए, आपका पैसा कुछ दे भी दिए, तब आए हमारे यहाँ गुरु के यहाँ, जब आते हैं तभी जब क्या हो जाते हैं, थक हार जाते हैं। तो हुआ कि एक तो मोबाइल बंद करिए और आप पुलिस में तुरंत शिकायत दर्ज कराइए, तब जाके मोबाइल बंद किए। हम कहे कि डरने की क्या आवश्यकता है, आप भी एक बना देते। आपका कहीं कंप्यूटर के यहाँ जाकर साइबर कैफे में आप भी भेज दीजिए कि हमें पैसा दो, नहीं तो हम भी क्या करेंगे। भाई जैसा को तैसा, यानी कि टिट फॉर टैट, आगे बताया जाएगा आपका आईपीसी में। अगला लिखिए भाई आपका, अगली परिभाषा लिखिए, 2L के बाद 2M, प्लेस ऑफ पब्लिक, यानी कि सार्वजनिक आमोद एवं सार्वजनिक मनोरंजन स्थान। 2M, सार्वजनिक आमोद एवं सार्वजनिक मनोरंजन स्थान। लिखिए एक लाइन, ऐसा स्थान जिसे राज्य सरकार द्वारा इसके लिए घोषित किया गया हो, यानी राज्य सरकार घोषित करेगी ऐसा स्थान जो इस कार्य के लिए, माने सार्वजनिक मनोरंजन इत्यादि के लिए, इस कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा घोषित किया गया हो। अगला लिखिए आपका, 2M के बाद 2N, ये भी अंडरलाइन कर लीजिए, चांस रहता है भाई पूछने का। पुलिस डिस्ट्रिक्ट, यानी कि पुलिस जिला, तो दो को एक साथ पढ़ना है। अगर डिस्ट्रिक्ट दे दे तो 2D में दिए है ना, नहीं जिला दे दे तो नहीं, आपका ठीक है 2D है। अगर देखिए तीन अब क्वेश्चन एक साथ याद रखिए, थोड़ा घुमाता है उत्तराखंड, आपका बेस्ट रहता है ज्यादा बेरक से ही सेक्शन, तो भाई याद करिए, क्योंकि आपका सेक्शन उत्तराखंड में इतिहास रहा है, ज्यादा पूछा जाता है। उसके बाद प्रावधान हल्का सा घुमाता है। तो अगर ये पूछे कि जिला की कहाँ परिभाषा है तो 2D में मार कर आइए। जिला मजिस्ट्रेट कहाँ परिभाषित किए गए हैं तो एक कदम आगे बढ़ जाइएगा, 2E। और यही पूछ ले पुलिस जिला कहाँ परिभाषित है तो 2N, एन मार्क कराना। लिखिए पुलिस जिला 2N, लिखिए एक लाइन है, ऐसा प्रादेशिक क्षेत्र जिसे राज्य सरकार ने पुलिस जिला घोषित किया हो। बस एक लाइन में, ऐसा प्रादेशिक क्षेत्र माने ऐसा एरिया, ऐसा प्रादेशिक क्षेत्र जिसे राज्य सरकार ने पुलिस जिला घोषित किया हो, पुलिस जिला घोषित किया हो। अगला लिखिए आपका धारा 2O, द बाउंड्री ऑफ द पुलिस डिस्ट्रिक्ट, यानी कि पुलिस जिले की सीमा। पुलिस जिले की सीमा, लिखिए इसमें एक लाइन,
राजस्व पुलिस क्षेत्र को छोड़कर, माने सिवाय, इसको सिवाय लिखा जाता है भाई। राजस्व पुलिस क्षेत्र के सिवाय, सिवाय माने इसको छोड़कर, ना है तो कोष्ट में लिख लीजिएगा। लिखिए राजस्व पुलिस क्षेत्र को छोड़कर राजस्व जिले का प्रादेशिक क्षेत्र, राजस्व जिले का प्रादेशिक क्षेत्र अगला लिखिए 2P पुलिस ऑफिसर। ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इसी के लिए तो एक्ट बना है मुख्य रूप से। पुलिस ऑफिसर 2P या हिंदी में 2 त, लिखिए भाई आपका भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, कामा दीजिए उत्तराखंड पुलिस सेवा, माने आईपीएस कहा जाता है भारतीय पुलिस सेवा, जो अखिल भारतीय सेवा बताया गया था। इसको हम लिखवा देते हैं कोरिलेट करके भी 2 लाइन, पहले बेरक लिख लीजिए भारतीय पुलिस सेवा, कामा दीजिए उत्तराखंड पुलिस सेवा अथवा उत्तराखंड अधीनस्थ पुलिस सेवा के अधिकारी, अथवा उत्तराखंड अधीनस्थ पुलिस सेवा के अधिकारी तथा इस अधिनियम के अधीन गठित, तथा इस अधिनियम के अधीन गठित किसी अन्य सेवा के पुलिस अधिकारी भी इस अधिनियम के तहत गठित किसी अन्य सेवा के पुलिस अधिकारी भी इसमें सम्मिलित माने जाएंगे। अन्य इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य सेवा के गठित किसी अन्य सेवा के पुलिस अधिकारी भी पुलिस अधिकारी माने जाएंगे। यानी व्यापक वे दिया है। वर्दी इत्यादि से मतलब नहीं है कि कैसा वर्दी पहन रहा है, बस ये है कि पुलिस की शक्तियां विशेषाधिकार उसमें क्या हो समाहित। तो आगे बताया जाएगा, आ ही जाएगा आपका, अब तो लगातार चलना ही है। आइए अगली परिभाषा 2Q, यहाँ से फिर आपका क्वेश्चन बन सकता है। पुलिस कार्मिक 2Q या 2th, पुलिस कार्मिक, यहाँ से पहला क्वेश्चन आपका जो बन सकता है, आपका ये बन सकता है कि सेक्शन 2 के कौन सा खंड प्रतिस्थापित है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस परिभाषा को प्रतिस्थापित किया गया है, और तीसरा मॉडल बन सकता है कि किस सन में धारा 2Q को प्रतिस्थापित किया गया, नए सिरे से लिखा गया। तो आपका सन पूछे तो 2018, अगर खंड पूछे तो Q और धारा 2Q। पहले लिखिए इसको, तो इस धारा को सन 2018, इस धारा नहीं भाई, इस परिभाषा को लिखिएगा, धारा कहाँ, इस परिभाषा लिखिएगा, धारा काट दीजिएगा। इस परिभाषा को सन 2018 में, सन 2, ये आ सकता है, चांस ऐसा क्वेश्चन बन रहे हैं वर्तमान में। सन 2018 में संशोधन करके प्रतिस्थापित किया गया है। प्रतिस्थापित को दूसरी भाषा में लिखता है पुनः स्थापित।
भाई उसको लिख लीजिए। तो अंतः स्थापित, आबली काबली करके लिख लीजिए 2-3 शब्द। पुनः स्थापित, अंतः स्थापित, पुनः व्याख्यित भी दे देता है, पुनः व्याख्यित, या आपका पुनर्परिभाषित, माने फिर से क्या किया गया, इसे परिभाषित किया गया है। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपका बन रहा है तो भाई सतर्क आपका पहले कोरिलेट करके लिख लीजिए। जब प्रत्यय स्थापित हो ही रहा है तो ऐसा क्वेश्चन उत्तराखंड भी बनाया है और यूपी भी बनाया है, जे में भी, एपीओ में भी। तो भाई आपका एपीओ तक ही ज़्यादातर सीमित रह जाए। अगला क्वेश्चन जो आपका एविडेंस में बनता है कि एविडेंस की कौन कौन सी धाराएं प्रतिस्थापित हैं, अर्थात नए सिरे से लिखी गई हैं, तो 4 सेक्शन रट कर जाइएगा। आपका 39, 131, 119 और 114A। इसमें उत्तराखंड जो बना है, उत्तराखंड में मॉडल, वह आपका बता दिया जाए। ये दिया था मैंने उत्तराखंड में कि निम्नलिखित में से कौन सी एविडेंस की धारा प्रतिस्थापित है। 39 दिया था, 40 दिया था, 38 दिया था, इनमें से कोई नहीं। तो भाई 4 धाराओं में से एक धारा कौन मिल रही है, 39। 39 अगर कभी काल 2-2 का ग्रुप देता है तो 2-2 का दे, 3-3 का दे, अगर चारों याद रहे तो गलत नहीं होगा। उसको लिखिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की 4 धाराएं प्रतिस्थापित हैं। भारतीय आ सकता है क्वेश्चन, चांस है पूरा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की 4 धाराएं प्रतिस्थापित हैं। धारा लिखिए चारों। पहला 39, 39, फिर कामा दीजिए 131, 131। तीसरा लिखिए 119, 119, 119। चौथा लिखिए 114A, कैपिटल ए लिखिएगा, नई धारा है 114A। इसके बाद जो यूपी सिविल जज में मॉडल बना वह आपका आईपीसी से बना और डायरेक्ट कई धाराएं प्रतिस्थापित हैं, लेकिन आपका जो बना था आईपीसी का सेक्शन 375 2013 में क्या किया गया है, तो 4 ऑप्शन दिया था भाई। संशोधित किया गया है, परिवर्धित किया गया है, परिवर्तित किया गया है और प्रतिस्थापित किया गया है। तो यानी कि 375 जो सेक्शन है किसका, आईपीसी का, वह पूरी तरह नए सिरे से 2013 में लिखा गया है। तो क्या कर दिया गया, नए तरीके से लिखा गया, तो प्रतिस्थापित। एक लाइन लिखिए, यूपीजे में आया है भैया आपका 2000, तो इसको लिखिए एक लाइन पैराग्राफ चेंज करके। आईपीसी की धारा 375 प्रतिस्थापित धारा है। 375 आईपीसी का सेक्शन 375 प्रतिस्थापित धारा है, यानी कि नए सिरे से लिखी गई है, दुराचार से संबंधित जो मामले हैं। अगला आइए आपका फिर बैक होइए। अब पुलिस कार्मिक की परिभाषा एक लाइन लिखवा दिया जाए। पुलिस कार्मिक का मतलब हुआ कि जो पुलिस में भर्ती हैं, चाहे वरिष्ठ अधिकारी हो या अधीनस्थ, पुलिसकर्मी कहिए। लिखिए भाई आपका, ऐसे पुलिस अधिकारी ऐसे पुलिस अधिकारी तथा समस्त अन्य व्यक्ति
तथा समस्त अन्य व्यक्ति जिनकी नियुक्ति पुलिस महानिदेशक द्वारा जिनकी नियुक्ति यानी कि पुलिस महानिदेशक माने डीजीपी द्वारा, पुलिस महानिदेशक द्वारा या इनके अधीनस्थ अधिकारी द्वारा की गई हो, यानी कि डीजीपी के नीचे के जो अधिकारी हैं उन्होंने किया हो। देखिए इसका मतलब एक लाइन हुआ कि जिन पुलिस वालों की नियुक्ति जो पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी पुलिस महानिदेशक किया हो वो भी पुलिस के कर्मचारी माने जाएंगे सामान्य भाषा में, और डीजीपी या पुलिस महानिदेशक के नीचे के अधिकारी जिनकी नियुक्ति किए हैं पुलिस बल में वे भी पुलिस कर्मचारी माने जाएंगे, दोनों माने जाएंगे। अगला लिखिए आपका 2R, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। 2R में प्रेस्क्राइब्ड या विहित शब्द को परिभाषित किया गया है। 2R या टू द कहा गया है, हिंदी में टू द। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। लिखिए एक लाइन भाई, विहित इंग्लिश में हम कहते हैं प्रेस्क्राइब्ड। लिखिए एक लाइन, तब कोरिलेशन भी कराना पड़ेगा। विहित से इस अधिनियम के अधीन विहित अभिप्रेत हैं। विहित से इस अधिनियम के अधीन विहित अभिप्रेत हैं। तो मैं पढ़ाते समय बताया भी था विहित का मतलब क्या हुआ, यूपीजे में 2 बार आ चुका है, सीपीसी में। विहित का मतलब होता है नियमों द्वारा विहित, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो नियम बनाए जाते हैं उन्हीं को एक लाइन में लीगल भाषा में हम क्या कहते हैं, प्रेस्क्राइब्ड या विहित। भाई लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, अब विहित का मतलब होता है नियमों द्वारा विहित। विहित का मतलब होता है नियमों द्वारा विहित। लिखिए इस अधिनियम की धारा 87 के तहत, पूछ सकता है यहां से भी क्वेश्चन, इस अधिनियम की धारा 87 के तहत राज्य सरकार नियम बना सकती है। राज्य सरकार नियम बना सकती है जबकि पुलिस महानिदेशक, दोनों लिखवा देते हैं एक जगह, जबकि पुलिस महानिदेशक राज्य सरकार के अनुमोदन से, अंडरलाइन कर लीजिएगा, पुलिस महानिदेशक राज्य सरकार के अनुमोदन से विनियम बना सकता है। विनियम को हम कहते हैं रेगुलेशन। देखिए अगर डीजीपी बनाता है तो सतर्क रहना है, स्वतंत्र नहीं है, किसके अनुमोदन से ही बनाएगा, राज्य सरकार। और राज्य सरकार बनाती है तो किसी के परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो राज्य सरकार क्या बना सकती है, नियम विनियम दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो दोनों ना मार दीजिएगा, क्या बनाती हैं। और पुलिस महानिदेशक क्या बनाते हैं, विनियम। ये दोनों इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो कानून हैं उन्हें अच्छे ढंग से और लागू किया जा सके, और जो कानून में कमी रह जाती है इन नियमों द्वारा उस कमी को क्या किया जाता है, पूरा। याद रखिएगा। लिखिए इसको थोड़ा कोरिलेट भी करना है। विहित भाई कोरिलेट करिए। लिखिए सीआरपीसी की धारा 2T में, टमाटर वाला ट,
सीआरपीसी की धारा 2T में, टमाटर वाला ट लिखेगा स्मॉल, 2T में विहित शब्द को परिभाषित किया गया है। को रिलेट कर लिया जाए ताकि क्वेश्चन आए तो भाई आपका विहित शब्द को परिभाषित किया गया है। माने परिभाषा चेंज नहीं होगी, विहित माने नियमों द्वारा विहित। इसी में आपको एक लाइन और इसी में साथ ही लिखना है। सीआरपीसी की धारा 477 के तहत यानी कि 477, सीआरपीसी की धारा 477 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों को विहित कहा जाता है। किसके द्वारा नियम बना दिया गया? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों को विहित कहा जाता है। इसको थोड़ा जे के लिए भाई 2 बार यूपीजे में बना है। आपका विहित कहाँ परिभाषित है और दूसरा क्वेश्चन विहित का मतलब क्या हुआ। तो द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यानी कि दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के क्लाज 16 में यानी कि कोष्ट में 16 रहेगा में विहित को परिभाषित किया गया है और वहां भी उसका मतलब वही होगा। विहित मतलब क्या? नियमों द्वारा विहित। लिखिए एक लाइन भाई, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। सीपीसी की धारा 216 में कोष्ट में 16 रहेगा। जैसे यहाँ ABCD पढ़ रहे हैं तो सीपीसी में ABCD नहीं है, 1 2 3 है। लिखिए सीपीसी की धारा 216 में विहित शब्द को परिभाषित किया गया है। अगली परिभाषा लिखिए भाई, पब्लिक प्लेस या सार्वजनिक स्थान। 2S हेडिंग डालिए। अगला पुलिस एक्ट में आ जाइए अब। 2S पब्लिक प्लेस या आपका सार्वजनिक स्थान। एक लाइन बस लिखिए, जहां जनता को प्रवेश करने का अधिकार होता है। बस एक लाइन लिखना है, जहां जनता को प्रवेश करने का क्या होता? अधिकार। चाहे वह मनोरंजन स्थल हो, विद्यालय हो, आपका सार्वजनिक भवन हो या पानी पीने का स्थान, धोने का स्थान, वो लिखना नहीं है। बस एक लाइन में जहां जनता को प्रवेश करने का क्या है, आम जनता को हक है, वह क्या कहलाएगा? पब्लिक प्लेस। अगला लिखिए भाई आपकी परिभाषा 2N यानी कि आपका 2T 2T RS। देखिए तो फिर एक बार गलत तो नहीं लिखवा दिया गया भाई, इसके पहले लिखवा गया ना 2S। लिखिए आगे भाई, S के बाद T लिखिए आगे। 2T धारा 2 कोष्ट में T टमाटर वाला, इसमें विनियम को परिभाषित किया गया। लिखिए विनियम या इंग्लिश में कहते हैं रेगुलेशन। लिखिए एक लाइन, विनियम से इस अधिनियम के तहत बनाया गया विनियम है। विनियम से इस अधिनियम के तहत बनाया गया विनियम अभिप्रेत है। अब तुरंत सेक्शन जोड़ लेना है। लिख लीजिए, इस अधिनियम के अधीन बनाया गया विनियम, एक लाइन में जानना है। अब यही आपका कोरिलेट करना है। अभी हम बताए भी, लिखवाए भी कि विनियम या रेगुलेशन कौन बना सकता है। तो डीजीपी
और किसके अनुमोदन से? राज्य सरकार के। और किस सेक्शन के तहत पावर ये हैं? तो 87। कौन सा सेक्शन? लिखिए एक लाइन इसमें। इस अधिनियम की धारा 87 के तहत, इस अधिनियम की धारा 87 के तहत पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक राज्य सरकार के अनुमोदन से, अंडरलाइन कर लीजिएगा, राज्य सरकार के अनुमोदन से विनियम बना सकता है, विनियम बना सकता है। अगला लिखिए 2U या 2P, हिंदी में 2P और इंग्लिश में 2U। लिखिए भाई, इसमें जो परिभाषा दी गई है, राजस्व पुलिस क्षेत्र, रेवेन्यू पुलिस एरिया, बहुत ज़्यादा परिभाषा दे दिया गया है। पुराना एक्ट में इतना नहीं था, आपका 8-10 था, अपना पढ़कर क्या करता था आदमी, यानी कि 3 दिन तो 4 दिन परिभाषा में ही लग गया। आपका समय ज़्यादा लगा क्योंकि ज़्यादा परिभाषाएं दी गई है। लिखिए भाई, आपका राजस्व पुलिस क्षेत्र, लिखिए इसमें, लिखिए राजस्व पुलिस क्षेत्र के रूप में विद्यमान, राजस्व पुलिस क्षेत्र के रूप में विद्यमान, विद्यमान का मतलब कि पहले से ही अस्तित्व में होना, ना है तो पहले से ही क्या होना, अस्तित्व में, विद्यमान अथवा राजस्व पुलिस क्षेत्र के रूप में, अथवा राजस्व पुलिस क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया क्षेत्र, अधिसूचित किया गया क्षेत्र। अगला लिखिए 2V, वैन वाला भी, 2V यानी कि आपका 2V यानी कि वैन वाला भी। इसमें हेडिंग डालिए राजस्व पुलिस प्रणाली, हिंदी में 2F है, 2F चल रहा है, राजस्व पुलिस प्रणाली। अगली परिभाषा लिखिए, इसमें लिखना नहीं है, 2W, ये आ सकता है फिर। अगला लिखिए 2W या 2B, हिंदी में लिखना है तो ब और इंग्लिश में W, ये आ सकता है। लिखिए नियम को परिभाषित किया गया है, रूल को, नियम को परिभाषित किया गया है यानी कि रूल को। लिखिए नियम का तात्पर्य इस अधिनियम के तहत बनाया गया नियम है, उसी को विहित भी कहा जाता है, लेकिन अलग से परिभाषा देने का कोई मतलब नहीं है, विहित में ही ये आ जाता है। और 2-4 परिभाषाएं बढ़ा दिया कि पढ़िए। लिखिए नियम से इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियम अभिप्रेत हैं। पैराग्राफ चेंज करके इसमें लिखिए इस अधिनियम को अच्छे ढंग से लागू करने हेतु, इस अधिनियम को अच्छे ढंग से लागू करने हेतु धारा 87 के तहत, सेक्शन कई बार आ गया, अब तो याद होना चाहिए कौन सी धारा, 87 के तहत
राज्य सरकार नियम बना सकती है। राज्य सरकार नियम बना सकती है। अगला लिखे भाई टू भ, यानी कि इंग्लिश में टू एक्स सर्विस, यानी कि सेवा। लिखिए सेवा, एक लाइन है केवल। इस अधिनियम के गठित पुलिस सेवा, भाई दूसरी सेवा नहीं, इस अधिनियम के तहत जो पुलिस सेवा है, जहां भी सेवा शब्द आए इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस वाले। इस अधिनियम के तहत गठित पुलिस सर्विस, यानी कि पुलिस सेवा। सेवा मतलब क्या, ये नहीं कि राजदार नहीं और पहरेदार और कुछ नहीं, बल्कि पुलिस सेवा। इस अधिनियम के तहत गठित पुलिस सेवा, इसी को सेवा कहते हैं। अगला लिखिए आपका टू वाई, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि यूपी एपीओ में कई बार ये रिपीट किया है। इसको लिख लीजिए भाई, सबऑर्डिनेट रैंक, सबऑर्डिनेट रैंक यानी कि अधीनस्थ पंक्ति। देखिए इसमें आपका ये पूछा गया था यूपी में भी कि कौन पुलिस अधिकारी अधीनस्थ पंक्ति के पुलिस अधिकारी माने जाते हैं। तो बस एक लाइन मैं बता रहा हूँ, बार बार याद रखिए। पुलिस उपाधीक्षक यानी कि डीवाईएसपी से जो निम्न श्रेणी के पुलिस अधिकारी होंगे, जो नीचे के पुलिस अधिकारी होंगे वह अधीनस्थ होंगे, और डीवाईएसपी या उसके ऊपर के पुलिस अधिकारी आपका सबऑर्डिनेट नहीं हो, अधीनस्थ नहीं होंगे, वह प्रवर होंगे, यानी कि आपका वह ऊपर वाले होंगे, नीचे वाले नहीं, ऊपर स्तर वाले। लिखिए इसको भाई, सहायक पुलिस अधिकारी या नहीं, फिर आपका सहायक पुलिस अधीक्षक है भाई, हल्का सा देखिए, फिर एक बार इसको देखिए, सहायक पुलिस उप अधीक्षक, सहायक पुलिस उप अधीक्षक या उप पुलिस अधीक्षक या उप पुलिस अधीक्षक, यानी कि ये केवल जानना है, सहायक भले न याद रहे, असिस्टेंट भले न याद रहे, जो ज़्यादा पूछा जाता है वह पुलिस उप अधीक्षक को अंडरलाइन करना है। देखिए पुलिस उप पुलिस अधीक्षक के निम्न स्तर के पुलिस अधिकारी अधीनस्थ पंक्ति के पुलिस अधिकारी माने जाएंगे। अधीनस्थ पंक्ति के पुलिस अधिकारी माने जाएंगे। अगला लिखे आपका धारा 2Z, पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी, पुलिस अधीक्षक लिखिए ऐसा पुलिस अधिकारी जो किसी पुलिस जिले का प्रभारी हो या समतुल्य पद पर हो, माने उसके इक्वल, ऐसा पुलिस अधिकारी जो किसी जिले का प्रभारी अधिकारी हो, जो किसी जिले का प्रभारी अधिकारी हो
तथा उसके समतुल्य पद पद का पुलिस अधिकारी। समतुल्य माने इक्वल, उसके समान पद का। अगला लिखिए आपका धारा 2ZA, हिंदी में आपका 2 र, इंग्लिश में धारा 2ZA, स्मॉल सब लिखना है। ZA ZB अब चलेगा क्योंकि जेड तक समाप्त हो गया। लिखिए आपका आतंकवादी गतिविधि, टेररिस्ट एक्टिविटीज, आतंकवादी गतिविधि, इसको डिटेल में नहीं लिखना है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन बन सकता है धारा 2ZB, इसको याद करना है अच्छे से। लिखिए धारा 2ZB, हाँ बाल वाला भी, धारा 2ZB कोष्ट में रहेगा, स्मॉल रहेगा, या हिंदी में लिखना है तो 2 ल, लट्टू वाला ल, और लालच वाला भी ल कहा जा रहा है। अब ये ल केवल लट्टू नहीं, लालच भी। लिख लिए 2ZB, अंडरलाइन करिए, पूरा चांस है, पिछली बार ऐसा क्वेश्चन उत्तराखंड बनाया है। लिखिए इस इसमें पीड़ित, पीड़ित आबली करके लिखिए आहत, बिहार उहार पीड़ित नहीं लिखता, आहत शब्द को आहत, इंग्लिश में लिखना चाहे तो विक्टिम, विक्टिम कहा जाता है। आहत शब्द को परिभाषित किया गया है। देखिए अभी आपका ये विद्यापीठ LLM में भाई क्वेश्चन आया था, अभी एक लोग पूछ भी रहे थे कि जो प्रतिकर दिया जाता है पीड़ितों को, यानी कि स्कीम वाले में, CRPC में, वो कौन देता है। अब उसमें आपका निर्धारित कौन करेगा, देगा कौन, तो भाई देगा तो राज्य सरकार, लेकिन आपका निर्धारित कौन करेगा, तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम। उसमें आपका ये दिया था, मैंने जो साल, मैंने अब कहाँ तक सही है, उसमें विधिक सेवा प्राधिकरण दे दिया था कि ये देता है, तो ये तो केवल निर्धारित करता है, तो ये देता थोड़े है खुद से, देती कौन है, जितना निर्धारित करेगा सरकार। तो CRPC की धारा 357A से, यानी कि अंदर से भी क्वेश्चन बन रहा है। इसका मतलब अब ये हुआ भाई क्वेश्चन बनाने वाले केवल ऊपर ऊपर हेडिंग नहीं, आपका अंदर भी पढ़ना पड़ेगा। तो लिखिए भाई पीड़ित, लिख ले, हेडिंग डालिए है ना, पीड़ित या इसी को दूसरी भाषा में हम क्या कहेंगे, लिखवा है आहत। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि आहत की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो गलत ना हो, 2ZB, ये याद करके जाना है। लिखिए इसमें, लिखिए आहत से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, पूरी परिभाषा लिखवानी पड़ेगी। लिखिए आहत से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसको व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से जिसको व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से आपराधिक अपहानि माने नुकसान पहुंचाया गया हो, आपराधिक अपहानि, जिसमें शारीरिक, जिसमें शारीरिक, कामा दीजिए मानसिक, कामा दीजिए भावनात्मक, कामा दीजिए आर्थिक, कामा दीजिए मूल अधिकारों,
मूल अधिकारों की हानि, हानि नुकसान माने मूल अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, मूल अधिकारों की हानि शामिल है। तो आपका देखिए क्वेश्चन क्या बन, एक लाइन और लिखे तब क्वेश्चन का मॉडल बनाया जाए। हानि शामिल है तथा इसमें उत्तराखंड में लागू विधियां एवं उसका उल्लंघन भी सम्मिलित है, तथा इसमें उत्तराखंड में लागू विधियां एवं उनका उल्लंघन भी सम्मिलित है। हमने बहुत व्यापक परिभाषा दे दी गई, जितने कानून उत्तराखंड में लागू हैं, चाहे सेंट्रल के हो राज्य के, अगर किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के प्रति उन कार्यों को किया है तो उन सभी मामलों में उसे क्या माना जाएगा, पीड़ित, विक्टिम माना जाएगा। यहाँ दो क्वेश्चन, तीन मॉडल फिर एक बार समझिए, इसको तोड़कर आपका देखा जाए। मॉडल ये पहला बन सकता है और ऐसा मॉडल अभी हम सीआरपीसी में भी कोरिलेट करके लिखवाएंगे, क्योंकि पिछली बार जे में सीआरपीसी से बना है क्वेश्चन। तो मॉडल पहला कि पीड़ित या आहत की परिभाषा किस धारा में, तो धारा 2ZB। आपका दूसरा, पीड़ित या आहत में नुकसान कैसा होता है, व्यक्तिगत, सामूहिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मार्क कराएंगे, क्या लिखवा गया है, केवल व्यक्तिगत की सामूहिक भी हो सकता है कि व्यक्तिगत की दोनों। स्पष्ट देखिए लिखवा गया बैरक में क्या, दोनों। दूसरा, आपराधिक अपहानि में कौन कौन सी अपहानियां शामिल हैं, यानी कि अपहानि माने कौन कौन से नुकसान, नुकसान न समझ में आए तो नुकसान मार दीजिएगा, क्योंकि जो जौनपुर वाले हैं वो नुकसान नहीं, नुकसान, नुकसान, देखिए हम भी भूल जा रहे हैं, क्या मार कर आते हैं। जैसे आप प्रतापगढ़ जाइए, जौनपुर जाइए, तो आपका बहुत बड़ा, आपका मुस्कान नहीं भाई, देखिए कहाँ से नुकसान हो गया, बहुत बड़ा क्या हो गया, नुकसान। नुकसान का मतलब हानि, हानि का मतलब नुकसान हो गया। तो भाई अब शुरू से बोला जा रहा है, उसमें कोई ये बुराई नहीं है, वो हर एक जगह की बोलने की अपनी अपनी क्या है, आपका भाषा है। तो ऐसी दशा में कौन कौन सा नुकसान शामिल है, तो दे देगा शारीरिक, फिर आपका दे देगा, बैठिए आगे बढ़ जाया कर यहाँ, दे देगा शारीरिक नुकसान, दूसरा दे देगा मानसिक नुकसान, तीसरा दे देगा आर्थिक नुकसान, उपर्युक्त सभी। क्या लिखवा गया है, कौन कौन नुकसान। हाँ देखिए भाई अभी नई आई है और पकड़ना क्वेश्चन शुरू कर दी, अगर इसी हिसाब से ये पकड़ती रही तब आपका माने 1 माह के अंदर परिपक्व हो जाएंगी। तो बोतल लाई है ना पानी का, भाई इनको देखिए नींद आती है शाम को, तो नहीं नींद आती है, पता ना क्या खा कर आती है, दवा हो तो नहीं आती ना खा के, तो सुबह क्यों नींद आती है भाई, कुछ उपाय करिए, पानी लेकर आया करिए दोनों टाइम, ताकि आपका पानी पीजिए भी, पानी पिला भी दीजिए। हाँ, और जैसे ही नींद झोंके माने नींद आए तो 2 बूंद क्या करिए आंख पर, ज्यादा नहीं, बस 2 बूंद ऐसे रगड़ लेना है, सुरमा जैसे तो एकदम नींद भाग जाएगी तो पानी लेकर जरूर आइए आप भाई, ताकि देखिए भाई आपका बता दी। और भी इसमें बन सकता है कि अपहान में कौन सी अपहान शामिल है, तो मूल अधिकारों का उल्लंघन भी अपहान है, मान मॉडल हो सकता है चेंज कर दे दे आर्थिक, सामाजिक, मूल अधिकारों का उल्लंघन से हुई हानि, सभी, तो सभी। और दे देगा उत्तराखंड में जितने कानून लागू हैं उसके तहत भी नुकसान, तो वो भी है। अब तो इसको कोरिलेट करके लिखे, पैराग्राफ चेंज करिए, अभी सीआरपीसी में लिखना है, लिखिए सीआरपीसी में पीड़ित शब्द को, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा भाई, सीआरपीसी में पीड़ित शब्द को धारा 2WA में परिभाषित किया गया है, इस्तेमाल लिखिएगा,
धारा 2WA स्मॉल रहेगा। पिछली बार उत्तराखंड में आ चुका है जे में, W दिया था लेकिन A छोड़ दिया था, तो ये गलत है। A स्मॉल है, स्मॉल W भी स्मॉल में रहेगा, A भी स्मॉल में, कोष्ठ में रहेगा दोनों। तो धारा 2WA में परिभाषित किया गया है, इसी लाइन में लिखिए, पीड़ितों को प्रतिकर का प्रावधान, बस एक लाइन लिखवाना है, पीड़ितों को प्रतिकर का प्रावधान सेक्शन 357 में है, 357 में, जबकि पीड़ित प्रतिकर योजना यानी कि विक्टिम कंपनसेशन स्कीम, जबकि पीड़ित प्रतिकर योजना का प्रावधान धारा 357A, कैपिटल ए लिखिएगा, नई धारा है, धारा 357A में दिया गया है। अंतिम परिभाषा लिखिए भाई, विटनेस या साक्षी, लिखिए धारा 2ZC, पुलिस अधिनियम की धारा 2ZC, साक्षी या विटनेस या गवाह, तीनों लिख लीजिए भाई, साक्षी या विटनेस या गवाह कहते हैं। लिखिए, गवाह में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, बहुत व्यापक परिभाषा दी गई है, लास्ट परिभाषा चल रही है, अब लिखवा दिया जाए तब ब्रेक दिया जाए, ताकि कल आपका अध्याय 2 लेक्चर से शुरू किया जाए। लिखिए भाई, साक्षी से निम्नलिखित व्यक्ति, क्या वाक्य बोले, तो साक्षी व्यक्ति शामिल हैं, गवाह में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल हैं। पहला लिखिए भाई, 1 2 3 करके लिखिएगा, 1 में लिखिए, 1 में लिखिए, जिसने किसी अपराध के संबंध में बयान दिया है या साक्ष्य दिया है या देने को सहमत हो गया है, जिसने किसी अपराध के संबंध में बयान दिया है या साक्ष्य दिया है या देने को रजामंद हो गया है, सहमत। दूसरा लिखिए, दूसरा लिखिए, खंड 1 में यानी कि ऊपर वाले में लिखिए, खंड 1 में दिए गए व्यक्ति के सहयोगी अथवा संबंधी द्वारा दिए गए सहयोगी या संबंधी द्वारा इस अधिनियम के अधीन संरक्षण अथवा अन्य सहायता अपेक्षित हो सकती है। तीसरा लिखिए, थर्ड, किसी अन्य कारण से, तीसरा लिखिए पॉइंट, किसी अन्य कारण से इस अधिनियम के अधीन संरक्षण अथवा अन्य सहायता की अपेक्षा करने वाला व्यक्ति, अपेक्षा आशा करता है कि हमें प्रोटेक्शन मिलेगा, यानी कि गवाह की परिभाषा में केवल गवाही शामिल नहीं है,
उसके घर वाले भी हैं, और जो व्यक्ति अपने को क्या मांग रहे हैं, सुरक्षा, तो वे भी शामिल हैं। यानी कि गवाह और गवाह के घर वाले संबंधी भी शामिल हैं आपका गवाह में। तो इस प्रकार सेक्शन 2 में जो परिभाषाएं जितनी थी, काफ़ी लंबा चल गया थोड़ा आपका, लेकिन सभी परिभाषाएं समझा भी दी गई और बता भी दी गई। तो एक और सूचना भाई, सोमवार से समय चेंज होगा आपका, 4:30 से किया जाएगा क्लास, यानी कि 4:30 से, और आपका 4:40-45 के बीच में आ जाना है। मैंने 4:30 से रहता है तो 10 मिनट बाद ही शुरू होता है, यानी कि 4:40-42 पर शुरू हो जाए, ताकि भाई इधर आपका थोड़ा समय भी बढ़े, क्योंकि आपका केवल और केवल 2 ही घंटा चल पा रहा है, और अब समय आ गया कि समय क्या किया जाए, क्लास का बढ़ा जाए। और आपका बताया गया था कि 3 दिन आपका आईपीसी चलेगी सेकेंड पीरियड में, और 3 दिन आपका संविधान। तो कल तक संविधान चलेगा, फिर सोमवार मंगल बुधवार को आईपीसी, और फिर उसके बाद जैसा एडजस्ट हम करते हैं तो बताएंगे। लेकिन 4:40 पर क्लास शुरू हो जाएगा, यानी कि मंडे को। कल तक यही शेड्यूल रहेगा, मंडे को मैं बता रहा हूँ।